जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स विद शुभम सर में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र का निगमन समझाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। उसका एक फॉर्मूला निकल के आया था कि N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U बराबर में था N2 माइनस N1 बटे में R। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आया था। इसमें जो था N2 क्या होता है, N2 जो होता था वो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होता है, और N1 क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक। या आप ये बोल सकते हो N2 जो था वो अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक था। ठीक है, या कांच का अपवर्तनांक था, या ये N2 को बोल सकते हो सघन माध्यम का अपवर्तनांक। N2 जो था वो क्या था, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक था वो इस समय उधर वाला क्या था, कांच था, और इधर वाला जो था वो वायु था। इसलिए वायु का अपवर्तनांक N1 था और N2 किसका था, N2 कांच का था। ठीक है, तो कांच कैसा होता है, वायु के सापेक्ष में। कांच वायु के तुलना में सघन होता है। ठीक है, तो ये जो था फार्मूला निकल के आया था उस डेरिवेशन में। आज का जो डेरिवेशन है, प्रूफ है, वो है उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। कैसा है, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र ये है, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले इस चीज में आपको पता होना चाहिए कि उत्तल गोलीय पृष्ठ कैसा होता है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि अपवर्तन क्या चीज होती है। ठीक है, जब ये दो टॉपिक आपको क्लियर होंगे तो आपको इस प्रूफ को समझने में और आसानी होगी। तो इससे पहले वाला एक वीडियो मैंने पढ़ाया है, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। उससे उसमें सब कुछ बताया गया है कि उत्तल गोलीय पृष्ठ क्या होता है और अवतल गोलीय पृष्ठ क्या होता है। अपवर्तन दोस्तों लेंस के द्वारा होता है, ना कि दर्पण के द्वारा। अवतल सॉरी अपवर्तन होने के लिए दर्पण का होना जरूरी नहीं है, लेंस का होना जरूरी है। मतलब अपवर्तन होने के लिए एक पारदर्शी माध्यम का होना जरूरी है। पारदर्शी का मतलब है प्रकाश इस माध्यम से उस माध्यम में जा सके, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, तो उसी से क्या हो सकता है, अपवर्तन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। उत्तल गोलीय पृष्ठ में क्या होगा, ये जो होगा उभरा हुआ होता है ऐसे। तो हम यहाँ पे पहले खींच लेते हैं इसे। ये क्या है, मान लेते हैं ये जो है वो कैसा है, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है। और उत्तल गोलीय पृष्ठ जो किस चीज का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। इधर वाला जो माध्यम है ये पूरा का पूरा कांच है, ये वाला। इधर वाला जो माध्यम है ये पूरा का पूरा कैसा है, कांच है। कांच है, तो इधर कांच का जो अपवर्तनांक है वो N2 है, सघन है, इसको बोल देते हैं सघन माध्यम। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और जो इधर वाला है वो कैसा माध्यम है, विरल है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक छोटी सी लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ये प्रकाशित केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाए, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। और ये इसका ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव। तो दोस्तों ये वाला हो गया N2। ये वाला क्या है, N2 है। ठीक है, ये जो है वो N2 है। N2 किसका माध्यम है, N2 दोस्तों सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। सघन बोले तो कांच का अपवर्तनांक है। किसका है, अपवर्तनांक कांच का। और इधर वाला माध्यम जो है वो वायु का है। मतलब वायु विरल होती है जिसका अपवर्तनांक जो है वो N1 है कौन, इधर वायु है। कौन है, वायु। अब हमको क्या करना होता है, यहाँ पे कोई बिंब रखा होगा, इस बिंब के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे कोई बिंब रखा होगा, इस बिंब का इस अपवर्तक पृष्ठ से, इस बिंब का इस अपवर्तक पृष्ठ से, इस बिंब का इस अपवर्तक पृष्ठ से हमको क्या निकालना होता है, प्रतिबिंब निकालना होता है। दोस्तों किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट से, उस बिंब से या उस वस्तु से कम दो प्रकाश किरणें जानी चाहिए। कितनी प्रकाश किरणें जानी चाहिए, दो।
कम से कम 2 प्रकाश किरणें डालो उस वाले बिंब से। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये एक क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये उत्तल गोलीय पृष्ठ जो होता है किसी खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। क्या होता है, जो उत्तल गोलीय पृष्ठ होता है या किसी गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है, क्या होता है, किसी गोले का कटा हुआ हिस्सा होगा। तो अगर हम इसका गोला इधर पूरा करेंगे, इसका गोला ऐसे पूरा होगा, इसलिए इसका वक्रता केंद्र दोस्तों इधर आएगा। मतलब इस गोले का जो सेंटर होगा वो कहीं इधर होगा, वो मान लेते हैं ये। ठीक है, सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं, वो है ओ, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इस वाले बिंब के इस वाले उत्तल गोलीय पृष्ठ से हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, तो हमको एक प्रकाश किरण इस वाले वस्तु से और इस वाले वक्रता केंद्र से होके डालते हैं, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है, क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो होती है, वह वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है। कैसे हो जाती है, सीधी निकल जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो सीधी चली जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण जो है, इस पर हम इस प्रकार आपतित करते हैं, ऐसे, ये। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई है, जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब जब अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण जो इस समय, अगर इस वाले कांच के लेंस को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे जाती, कैसे जाती, ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे चली जाती बिना किसी टेंशन के। मान लेते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए इस कचवा को, सॉरी, इस कांच को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इस कांच के लेंस को ही हटा देते हैं, मतलब इस गोलीय पृष्ठ को गायब कर दो, हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो इस वाले प्रकाश किरण को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जैसे जा रही थी उसी मार्ग पर सीधी चली जाएगी। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। लेकिन होता दोस्तों ये है कि इसकी बीच में, इसको रोकने के लिए एक अपवर्तक पृष्ठ रख दिया जाता है। वो अपवर्तक पृष्ठ होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, ये क्योंकि पारदर्शी होता है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, ऐसा अपवर्तन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रकाश किरण थी वो वायु से आ रही थी और कांच में प्रवेश करेगी, माध्यम चेंज हुआ। जैसे ही माध्यम प्रकाश का चेंज होता है, प्रकाश अपनी चाल को क्या कर देता है, धीमे कर देता है। क्या कर देता है, धीमे कर देगा। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल जो होती है कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात चाल में जैसे ही परिवर्तन आएगा तो उसकी जो उसका वास्तविक रास्ता होगा, पथ, मतलब वास्तविक रास्ता बोले तो पथ किसका, प्रकाश का, जो प्रकाश का पहले वाला पथ था, जिस स्पीड से प्रकाश पहले आ रहा था, ठीक है, उस स्पीड में ना होकर के वो अपने रास्ते से थोड़ा बहुत इधर उधर डिगमिगा जाएगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है, विचलित होने का मतलब डगमगा जाना। ठीक है, विचलित हो जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे पहले जा रहा था, जैसे ही वायु से कांच में जाएगा रास्ता बदलेगा तो वास्तविक पथ को छोड़ेगा। अब उससे पहले ये प्रकाश किरण किधर जाएगी, उसके लिए हमको बनाना होता है इस आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बनाना होता है, अभिलंब बनाना होता है, अभिलंब बनाना होता है। तो इस बिंदु पर अगर हमको अभिलंब चाहिए किसी गोलीय पृष्ठ के, बहुत प्यारी सी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी सी बात यह है कि अगर किसी गोलीय पृष्ठ के, अगर किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, क्या है, अगर किसी भी गोलीय पृष्ठ के, ये गोलीय पृष्ठ है क्योंकि ये खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा है, तो उसको हम बोलेंगे गोलीय पृष्ठ। तो किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, क्योंकि ये पृष्ठ भी क्या है, छोटे छोटे असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है, तो किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हमको अभिलंब चाहिए तो सीधे उस बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, सीधे उस बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, एक रेखा मिलेगी। वही रेखा दोस्तों क्या कहलाएगी, उस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगी। बहुत लंबी बात बोल दिए हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, फिर से बता रहे हैं। अगर इस वाले बिंदु पर हमको क्या चाहिए, अभिलंब, तो ये क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है, क्या है, या एक गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर अभिलंब चाहिए तो इसके वक्रता केंद्र से सीधे मिला दीजिए, बाकी कोई बात नहीं करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है, इसको वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। ठीक है,
ऐसे, गलत हो गया। अब हम इसको सही कर, इस वाले सी को इधर बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं सी इधर है, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होके जा रही है, ठीक है। ये है तुम्हारा अभिलंब, ये क्या चीज है, अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है। ये थी एक बात, ये अभिलंब है, ये वक्रता केंद्र है, ये अभिलंब है। अब दोस्तों दूसरी मेन बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी याद रखना है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ हटती है। क्या होती है, अभिलंब की तरफ हटती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ हटती है। किधर हटती है, अभिलंब की तरफ। अब देखिए, ये था इसका वास्तविक पथ, क्या था, ये इसका वास्तविक पथ था। अब लेकिन ये वास्तविक पथ है और ये है अभिलंब, तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ हटने का मतलब है ऐसे जाना चाहिए, ना कि ऐसे। अगर प्रकाश किरण ऐसे चली गई तो अभिलंब से दूर हो गई है, क्या हो गई, अभिलंब से दूर। अगर यही प्रकाश किरण ऐसे आ जाए तो क्या होगी, वह अभिलंब की पास आई है, अभिलंब की तरफ हटी है, अभिलंब के नजदीक आ गई है, ये बोला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले प्रकाश किरण को क्या कर देते हैं, जो इस समय ऐसे जा रही है, वही प्रकाश किरण अब अभिलंब की तरफ जाएगी, ऐसे, ऐसे पारित होगी, ठीक है। अभिलंब की तरफ जाएगी ऐसे, तो ऐसे जा करके यहाँ पे काटेगी, कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटेगी, समझ पाए। अभिलंब की तरफ हटेगी और यहाँ पे ऐसे काटेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर दो। प्रकाश किरण जो है वो ऐसे पारित हो जाएगी, ठीक है, ऐसे पारित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, एक प्रकाश किरण, ये आपतित किरण थी, फिर से अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ऐसे क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। एक प्रकाश किरण अपवर्तित वाली इधर जा रही है, दूसरी अपवर्तित किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है, दूसरी अपवर्तित किरण कैसे जा रही है, तो दोनों प्रकाश किरणें जहां पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है, उस वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से एक लंबवत लाइन खींच दो 90 डिग्री की, मतलब सीधी रेखा खींच दो ऐसे, ये हो गई। इस सीधी रेखा की एक ऊंचाई भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पी बिंदु और इसको मान लो एम बिंदु, ठीक है। इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं हम, क्या है, एच है, इसकी ऊंचाई क्या है, एच है। इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये चीज होता है, केवल आई और आर जो होते हैं वो इस डायग्राम में परिभाषित होते हैं, ना कि अल्फा बीटा गामा परिभाषित होते हैं। अल्फा बीटा गामा कुछ भी परिभाषित नहीं होता है। आप चाहे इसको अल्फा लिखो, चाहे इसको बीटा लिखो, चाहे इसको गामा लिखो, ठीक है, क्या लिखो, गामा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो। आया आप समझ में, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको गामा। आप लोगों को जो पसंद हो तुम लिख लेना, जो आपको अगर ये प्यारा सा लगे अल्फा तो अल्फा लिख देना, नहीं तो इसको गामा लिख देना, जो आप लोगों को पसंद लगे उसको लिख सकते हो, ठीक है। ये आप पर छोड़ देते हैं हम, ठीक है, कुछ चीजें आप पर भी छोड़ देंगे। अल्फा बीटा गामा, इतना चीज समझ में आ गया, ये जो परिभाषित नहीं है। अब हमको समझना ये है कि हमको इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, हमको सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हिंदी लिखना है। माना लिखोगे, माना, हिंदी में बोल देता हूँ, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का उत्तल गोलीय पृष्ठ, ठीक है, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का उत्तल गोलीय पृष्ठ है, जिस जिसके ध्रुव पी से स्मॉल यू दूरी पर, इसको क्या बोलोगे, स्मॉल यू दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी कहलाएगी, स्मॉल यू, स्मॉल यू दूरी पर एक वस्तु ओ रखी है, जिसका उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आई बनता है।
क्या बताओगे? प्रतिबिंब आई बनता है जिसकी दूरी ध्रुव से v है, जिसकी दूरी क्या है? ध्रुव से v है, इतना लिखना है। और फिर बोलोगे उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 है तथा वायु का अपवर्तनांक n1 है। मतलब उत्तल गोलीय पृष्ठ को वायु में रखा गया है। किसमें रखा गया है? वायु में। तो इसका मतलब है सापेक्ष अपवर्तनांक वायु है और निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसा है? सॉरी, सापेक्ष वाला तुम्हारा n2 हो जाएगा, निरपेक्ष वाला वायु के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है वो देखिए। सबसे पहले हम लगाएंगे, इसके बाद लिखोगे स्नेल के नियम से। देखो हिंदी इसी से लिखना होता है, हिंदी थोड़ी बहुत जरूरी होती है। माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ जो कैपिटल आर त्रिज्या का है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी का है? कैपिटल आर त्रिज्या का। तो लिखोगे माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, ध्रुव से वस्तु की दूरी यू है तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है। क्या मानोगे? स्मॉल v है। ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो स्मॉल v है। ठीक है, और कांच उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 है और इसको जहां रखा गया है उसका अपवर्तनांक n1 है। इसके बाद लिखोगे स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। अब आगे समझना है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल का नियम दोस्तों क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई और बटे में साइन आर बराबर होता है एन के। अब बस एन को क्या होना चाहिए? लिखना आना चाहिए। एन कैसे लिखा जाता है? प्रकाश किरण जिसमें जाती है, जा किसमें रही है? कांच वाले में। प्रकाश किरण जिसमें जाती है, प्रकाश किरण ये जो आपतित किरण थी या फिर ये वाली जो थी, वो जा किसमें रही है? कांच वाले में जा रही है। तो प्रकाश किरण जिसमें जाएगी उसको पहले लिखोगे, उसका अपवर्तनांक पहले आएगा। क्या आएगा? अपवर्तनांक। किसका पहले आएगा किसका बाद में आएगा, इसको जानने के लिए प्रकाश किरण जिसमें जाती है उसको पहले लिखो। प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो। क्या मान लो? इसको 1 मान सकते हो। तो प्रकाश किरण जिसमें जा रही है उसमें उसको पहले लिखो। प्रकाश किरण दूसरे वाले माध्यम में जा रही है तो सबसे पहले 2 आएगा, और पहले वाले में जा किसमें से रही है? 1 वाले में से, तो बाद में 1 को लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो n2 बटे में n1। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो n2 बटे में n1। कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तीनों भाई आपस में बराबर है। साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। अब जब ये बराबर बराबर है तो हम क्या करेंगे? साइन आई और बटे में क्या लिख देंगे? साइन आर। इसको इसके बराबर लिख लेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो n2 बटे n1 हो जाएगा। अब n1 की गुणा इधर करा देंगे और इसकी गुणा इधर करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंची गुणा समझते होगे, तो इसकी गुणा इधर करा दो n1 और साइन साइन आई हो जाएगा, बराबर इधर क्या आएगा? n2 साइन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन आर। इसी को बोला जाता है, इसको समीकरण 1 नहीं बोलना है, अभी थोड़ा और सॉल्व कर देना है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, फिर बोलना है ये क्या होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। अब यदि कोण बहुत छोटे हों, अगला टॉपिक क्या होगा? यदि, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि कोण, तुम लोग भी उधर मत लिखना, तुम लोग नीचे लिखना, हमारे में जगह नहीं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है? यही वाली लाइन यहाँ लिख देना नीचे, यदि कोण बहुत छोटे हों, यदि कोण बहुत छोटे हों। नहीं तो ये मत है तो सर जी यहाँ लिखे थे इसीलिए हम भी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सर जी यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। अब जब जगह नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, इसको तुमको क्या करना है? इसके नीचे फिट कर देना है। यहाँ पे फिट करोगे तो थोड़ा पेज भरेगा और अच्छी राइटिंग में लिखना होता है। ठीक है, और अच्छा सुंदर सुंदर लिखना है। अब क्या करना है? साइन आई, यदि कोण बहुत छोटे हों तो क्या हो जाएगा? साइन आई को लिख सकते हैं आई और साइन आर को लिख सकते हैं आर। ठीक है, तो साइन आई की जगह पे क्या लिख देंगे? n1 आई और इधर क्या हो जाएगा? n2 आर। ये हो जाएगा वो समीकरण 1। अब हमारा क्या है? समीकरण 1 बन पाया है। अब जब समीकरण 1 बन गया है तो हमको क्या रखना होता है? आई और आर का मान रखना होता है। इससे पहले प्रूफ करवा चुका हूँ, उस वाले वीडियो को अगर देख कर आओगे तो ये वाला वीडियो जो होता है वो 100% बिल्कुल भेजे में जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना ये है कि आई
और आर का मान कैसे मिले, साइन आई बटे सॉरी साइन आई सॉरी आई और आर का मान, उसका मान नहीं, आई और आर का हमको मान चाहिए, कहाँ से मिलेगा ये देखिए। अब हमको ये पता होना चाहिए आई आखिर है कौन सी बला, आई कौन सी चीज होती है, आर कौन सी बला होती है, कहाँ से आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, तो सब कुछ बताया गया है। आई जो होता है इसका एक विशेष प्रकार का नाम होता है आपतन कोण, क्या कहते हैं, आई को दोस्तों आपतन कोण कहा जाता है। आर को क्या कहा जाता है, आर को अपवर्तन कोण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपवर्तन कोण। ऐसा का है क्योंकि अपवर्तन कोण इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपतित किरण और अपवर्तित, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर चल रहा है अपवर्तन, इसलिए ये क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा, आपतन कोण, ये आपतन कोण कहलाएगा, वो अपवर्तन कोण कहलाएगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। देखिए यहाँ पे अब क्या है, अब आई और आर हमको पता करना है, आई का कौन सा कोण है और आर कौन सा कोण है, इनको हटा दो यहाँ से, इनका कोई काम नहीं है। ये हो गया दोस्तों आई, ये क्या है, ये है तुम्हारी आपतित किरण, कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये है तुम्हारा अभिलंब, ये वाली लाइन कौन सी है, अभिलंब, ये वाली कौन सी लाइन है, अभिलंब, ये वाली कौन सी लाइन है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, आपतन कोण कहलाता है। दूसरा अपवर्तित किरण, कौन सी कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है वो होता है तुम्हारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा अभिलंब, ये वाली लाइन जो है अभिलंब है, मतलब ये वाली लाइन कैसी है, अभिलंब, और ये है तुम्हारी अपवर्तित किरण, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आर, क्या कहलाएगा, आर। अब एक तुमको जादू आना चाहिए, एक त्रिभुज पता हो, त्रिभुज का बहिष्कोण पता हो, उसमें एक क्या होता है, उसमें एक प्रमेय मतलब उसकी एक कहावत है बहिष्कोण वाली। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण x है, ये वाला कोण y है और ये वाला कोण z है, क्या है, z। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखो, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, क्या पढ़ेंगे, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उससे सुदूर स्थित, इस वाले कोण से सुदूर का मतलब होता है इसको नहीं लोगे, इसको छोड़ करके, इस त्रिभुज को कैसे पढ़ना है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उससे सुदूर स्थित, सुदूर मतलब उससे दूर स्थित अंतः कोणों के, उससे दूर वाले जो अंतः कोण है, इससे दूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये है त्रिभुज की कहावत बहिष्कोण वाली। बहिष्कोण क्या कहता है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उससे सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कौन, बहिष्कोण। तो यहाँ पे x किसके बराबर हो जाएगा, जो a वाला x है वो बराबर होगा z प्लस वाई के। सेम यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये O है, ये C है, ये I है, ये M है, तो इसका नाम हम A लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, A फॉर एप्पल, यहाँ पे दिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कहावत याद आ गई, सुनाते हैं, अंग्रेजी और हिंदी वाली। जो अंग्रेजी होती है वो A फॉर एप्पल से शुरू होती है और Z फॉर जैबरा पे खत्म होती है। A फॉर एप्पल से शुरू इसलिए होती है, जब किसी के सामने अंग्रेजी बोलोगे तो उसको लगेगा वाह क्या बोलता है, उसको ऐसा लगेगा क्या बोलता है, कितनी अच्छी बात बोलता है। अंग्रेजी में जब बोलोगे तो समझ जाएगा वो कितना पढ़ा लिखा है। एप्पल मतलब क्या होता है, एप्पल को देख करके लोगों का मन ललचाने लगता है कि वो वाह कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने लायक। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, ए फॉर अंग्रेजी जो होती है सेम वैसे होती है। जब पहले पहले पढ़ोगे ना तो अंग्रेजी किसी के सामने बढ़िया जो तुमको थोड़ी बहुत आती हो और किसी के सामने बोल दो तो कहेगा ओ लड़का पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा हो। तो अंग्रेजी जो होती है वो ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जैबरा पे खत्म होती है और जानवर बना के छोड़ती है। क्या करती है, जानवर बना के। इसीलिए अंग्रेजी पहले क्या करती है, अंग्रेजी जो होती है वो लालच दिलाती है कि पढ़ो हमको मन लगेगा, पहले पहले पढ़ोगे थोड़ा बहुत अच्छा मन लगेगा,
लेकिन जब उसको वास्तविकता में पढ़ने बैठोगे तो जानवर बना के जाए, बाल झड़ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तब अंग्रेजी समझ में आती है। समझे? दिमाग पूरा खा जाता है। अंग्रेजी सबसे सिंपल भाषा होती है, एक बार जिसको समझ में आ गई उसको आना ही आना, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हिंदी वाली कहावत समझ लो, हिंदी हिंदी वाली भी होती है। जो हिंदी वाली होती है वो छोटा आ से शुरू होती है। छोटा, छोटा का मतलब सोचते हो, छोटा आ को लोग अज्ञानी कहते हैं। जिसको हिंदी नहीं आती उसको लोग कहते हैं ये तो मूर्ख है, लोग लोग का, उसको कुछ पता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं मूर्ख है, बेकार है, उसको हिंदी तक नहीं आती, गधा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब है हिंदी जो होती है आप छोटा आ से शुरू होती है, मतलब अज्ञानी से, और ज्ञा फार ज्ञानी पे खत्म होती है और ज्ञानी बना के छोड़ती है। इसलिए हिंदी पे ज्यादा ध्यान दो, हिंदी पढ़ो सही से। ठीक है। आइए, अब हम क्या समझ रहे थे, N1I बराबर N2R, N1I बराबर N2R। ठीक है, ये समझ रहे थे। यहाँ से हमको आई निकालना है। आई कहाँ से निकलेगा, एक त्रिभुज देखते हैं, ढूंढते हैं, मिल जाएगा। ये रहा ए, सॉरी ए ओ और सी, ए ओ सी, ए ओ सी, उसमें बहिष्कोण ये वाला है। त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये त्रिभुज ऐसे दिखा, इसमें बहिष्कोण आई है। ये वाला बहिष्कोण जो है इससे सुदूर स्थित अंतःकोण अल्फा और बीटा के योग के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, ए ओ सी में आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई जो होगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं, आर का मान रखना है। अब त्रिभुज देखते हैं, ये बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का बहिष्कोण होगा, तो आप ध्यान से देखते हैं कौन सा बनेगा। इसको देखो, कौन सा त्रिभुज, ए सी आई में, ए सी आई, ए सी आई, या फिर बोल सकते हो ए आई सी में, ए आई सी में। ठीक है, ए आई सी में देखो, त्रिभुज ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में क्या हो रहा है, त्रिभुज ए आई सी में है ये वाला बहिष्कोण है, ये बाहर बना हुआ है और ये दोनों अंदर बने हुए हैं। तो बीटा बराबर होगा आर प्लस गामा के, किसके बराबर होगा, बीटा बराबर होगा आर प्लस गामा के। तो यहाँ हो जाएगा बीटा बराबर आर प्लस गामा, किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस गामा। लेकिन हमको आर चाहिए और आई चाहिए, इधर वाला आई तो कंप्लीट मिल गया है, इधर वाला आई हमको मिल चुका है, इधर वाला आर नहीं मिला है। क्या नहीं मिला, इधर वाला आर हमको नहीं मिला है। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर भाई साहब निकल आओ, आर बराबर आ जाएंगे, आर किसके बराबर होंगे, आर बराबर होगा बीटा माइनस गामा के। तो हमको मिल गया, आई का मान भी मिल गया और आर का भी मान मिल गया, ये दोनों मिल गए। अब इन दोनों को उठा करके समीकरण एक में रख दो, उठाओ, उठ जाओ, इन दोनों को उठा के यहाँ रखना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, समीकरण एक में आई और आर के मान रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण एक में, समीकरण एक में आई तथा आर का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, मान रख देते हैं, जो भी आएगा सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है N1, N1 पहले से लिखा है, लिख लो। आई का मान कितना है, आई का मान अल्फा प्लस बीटा के है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बराबर में क्या है N2। आर का मान क्या है, आर का मान आया है बीटा माइनस गामा। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, अब सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अल्फा बीटा और उनके सबके मान रखना है। इसको समीकरण हम दो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण दो। अल्फा बीटा गामा का मान कहाँ से लाओगे, हाँ तो यहाँ पे देखो, ये रहे अल्फा, ये रहे बीटा, ये रहे गामा। उससे पहले अभी बताए थे, यदि यदि कोण बहुत छोटे हों तो साइन आई को आई लिख सकते हो, साइन आर को आर लिख सकते हो, सेम वैसे ही टाइन अल्फा को अल्फा लिख सकते हो, टैन बीटा को बीटा लिख सकते हो, टैन गामा को गामा लिख सकते हो। जस्ट इसका उल्टा भी सही होता है, अगर कहीं अल्फा लिखा है तो उसको हम टैन अल्फा लिख सकते हैं, अगर कहीं बीटा लिखा हुआ है तो उसको हम टैन बीटा लिख सकते हैं, अगर कहीं गामा लिखा हुआ है तो उसको हम टैन गामा लिख सकते हैं। बस शर्त इतनी सी होती है, बस एक छोटी सी शर्त होती है, उसमें एक प्यारी सी लाइन लिखना होता है कि यदि कोण बहुत छोटे हों। ठीक है, ओके, इतना चीज समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि इतना तो मान आ गया। अब हमको यहाँ पे त्रिभुज लगाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, इधर इधर लिखते हैं, या फिर इसी लाइन के नीचे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बाद में स्क्रीनशॉट मार देना यहाँ पे। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ए पी ओ में, या फिर ये चीज देखिए, पी और एम लगभग बराबर होंगे कब, जब द्वारक बहुत छोटा हो तब। क्या होगा, यदि द्वारक बहुत छोटा हो तो यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, या सीधे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यदि द्वारक बहुत छोटा हो, यदि द्वारक बहुत छोटा होगा तो P जो होगा वो लगभग बराबर होगा M के, मतलब P बराबर M लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, P बराबर M। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ए ओ एम में त्रिभुज कौन सा है, ए ओ एम में, ए ओ एम में, ठीक है। उससे पहले हम कई बार समझा चुके हैं बाबा बाबू, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, बचे हुए को आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बचे हुए को आधार कहा जाता है। अगर कोई 90 डिग्री का त्रिभुज बना हुआ है, उसमें 90 डिग्री हो, हाँ लगेगा, आप देखो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो 90 डिग्री में लगती है, और साइन थीटा का लंब बटे आधार tan थीटा जो होता है वो भी किसमें लगता है, समकोण वाले त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि ये वाला कोण है तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी, ये तो फिक्स हो गई। कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, और 90 के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण तो बदलती ही नहीं है, 90 फिक्स है तो कर्ण के सामने की भुजा 100% क्या होगी, कर्ण ही होगी। 90 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, वो तो फिक्स है, वो क्या है, अपना एक एग्रीमेंट, क्या है, एग्रीमेंट करवा के बैठी, क्या करवा के बैठी है, एग्रीमेंट, प्रस्ताव रखवा लेती है, हाँ भी है कर्ण, ठीक है, बस सीधी बात। अब आगे देखो, त्रिभुज ए ओ एम में, ए ओ एम में हम क्या लगाएंगे, tan अल्फा लगाएंगे पहले। tan अल्फा को अभी बताए थे, अल्फा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan अल्फा को, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हो। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है, h बटे में आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ओ एम है, क्या है, ओ एम, इसको लिख लो ऐसे, ये हो गया ओ एम, ठीक है। अब दिखता है, दिख तो रहा है। अब क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं, काम तो है नहीं कुछ नीचे वाले का, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा, फिर इसको वहां से यहाँ तक हल करूंगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम्म, अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को, अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा वाला। अब हमको बीटा का मान चाहिए, तो त्रिभुज लेंगे ए एम सी में, ए एम सी में, ए एम सी में, या ये भी लिख सकते हो सी एम ए, कौन 90 वाला बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा है, सी ए एम या ए एम सी, ए एम सी में, ए एम सी में क्या लगाएंगे, tan बीटा लगाएंगे, वो किसके बराबर होगा, बीटा के, और होगा क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये अपने आप में थीटा का काम कर रहा है, इसके और इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, तो इसका मान कितना है, h, और बटे में आधार कितना है, एम सी, एम सी, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा ले लो, त्रिभुज, अब तीसरे हमको गामा का भी मान चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए एम आई में, किसमें, ए एम आई में, यही तो लिखेंगे, ए एम आई में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम आई में, इतना समझ में आया, ए एम आई में, ठीक है, ए एम आई में। अब ए एम आई में क्या होगा वो देखिएगा, ए एम आई में, अब ए एम आई की बात जब करेंगे तो यहाँ पे ए एम आई का मतलब होता है, ए एम आई वाली एम आई, ठीक है, tan गामा, tan गामा बराबर होगा गामा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी h, और आधार क्या होगा यहाँ से यहाँ तक एम आई, ठीक है, एम आई भरना है तुमको, यहाँ पे होगा tan गामा बराबर गामा, गामा बराबर h अपान एम आई। इतना समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ जाता है तो अब कुछ करना ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा के मान उठा करके कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 यहाँ पे है, अल्फा का मान आ गया है h बटे ओ एम,
बीटा का मान एच बटे एम सी, गामा का मान एच बटे एम आई। ठीक है, समीकरण 2 में रखना है। किसमें रखना है? समीकरण 2 में। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इधर से देख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो रहा है? अल्फा बीटा गामा के मान रखे जा रहे हैं। एन वन लिखा था, एन वन को लिख लो, ये हो गया एन वन। फिर अल्फा, अल्फा कितना है? अल्फा का मान आया है एच बटे ओ एम, एच बटे में ओ एम। ठीक है, फिर प्लस का बीटा है, प्लस का बीटा, बीटा का मान आया है एच बटे एम सी। उधर क्या है? एन टू, उधर क्या आया है? एन टू, ये रहा एन टू। बीटा का मान, बीटा का मान कितना है? एच बटे एम सी, एच बटे में एम सी। फिर माइनस है, यहाँ पे कौन सा निशान? माइनस। और फिर गामा है, गामा का मान एच बटे एम आई, एच बटे में एम आई। अब देखो, एच यहाँ भी, एच यहाँ, एच यहाँ, एच यहाँ, एच इसमें से कॉमन लो, एच इसमें से कॉमन लो, दोनों को बर्बाद कर दो। क्या कर दो? दोनों को बर्बाद कर दो। यहाँ एन वन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन बटे ओ एम, यहाँ पे प्लस का वन अपान एम सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन बटे एम सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन बटे एम आई। ये तो हो जाएगा। अब क्या करना है? अब सबके मान रख दो, फिर उसके बाद गुणा करा दो, जो आना होगा वो आ जाएगा। आंसर बस आने वाला है। यहाँ पे देखिए ओ एम का मान। अब इसके बाद समझाए थे, सभी दूरियां जो हैं वो कहाँ से ली जाती हैं? ध्रुव से ली जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापना होता है। कहाँ से मापना होता है? ध्रुव से। समस्त दूरियां जो होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में ली जाने वाली समस्त दूरियां जो होती हैं वो काहे में? प्लस में लोगे, काहे में लोगे? प्लस में लोगे, काहे में लोगे? प्लस में लोगे। प्रकाश किरण की दिशा में ली जाने वाली समस्त दूरियां प्लस में, तथा प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ली जाने वाली समस्त दूरियां जो होती हैं वो काहे में होती हैं? माइनस में होती हैं। किसमें होती है? माइनस में। अब हमको क्या रखना है? ओ एम का मान। ओ एम को देखते हैं, ये रहा ओ और ये रहा एम। तो ओ से एम नहीं जाना होता है। हमको क्या है? पहले पी पे खड़े हो, फीता लेकर के, फिर उस फीता को कहाँ से कहाँ तक लाना है? ओ तक लाना है। तो हम जब ओ एम का मान रखेंगे तो एम की जगह पे पी हो सकता है, पी की जगह ओ एम, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक के आएंगे तो क्या होगा? इधर से इधर आ रहे हैं, प्रकाश किरण इधर से इधर गई है। प्रकाश किरण किधर से किधर गई है? प्रकाश किरण के जाने की दिशा बहु ये है, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये है प्रकाश किरण की दिशा। ठीक है, ये प्रकाश किरण की दिशा है, प्रकाश किरण उधर जा रही है। तो प्रकाश किरण के जाने की दिशा वो है, और हम आ रहे हैं ऐसे। कैसे आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं, प्रकाश किरण के विपरीत आ रहे हैं। प्रकाश किरण के विपरीत जब जब आएंगे तो क्या होगा? माइनस लगाना पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा इसको। एन वन और ओ एम, वन अपान ओ एम। ओ एम का मान क्या है? यहाँ से यहाँ तक के यू है, तो माइनस का यू, प्लस वन बटे एम सी, एम सी, एम और ये रहा सी। तो एम और पी लगभग बराबर है, तो पी से सी तक नापेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? पी पर खड़े हो, सी की तरफ जाओ। पी पर खड़े होकर सी की तरफ जाओगे तो प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे। कहाँ जाओगे? प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे। और जब जब आप प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे, कहाँ जाओगे? जब जब आप प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे तो क्या लिखोगे? प्लस में लिखोगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी है? आर। ये क्या है? आर। ठीक है, प्लस में। अब बराबर में क्या है वो देखिए, बराबर में है हमारा एन टू, एम सी। एम सी का मान क्या है? फिर से एम सी लिखना है, एम ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, फिर से क्या है नीचे? आर। तो वन अपान आर प्लस में लिखा जाएगा। फिर एम आई, ये रहा एम और ये रहा आई। एम और पी लगभग बराबर है, पी से आई तक जाना है, पी से आई तक जाना है। तो प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे। कहाँ जाओगे? प्रकाश किरण की दिशा में। तो मान काय में रखोगे? मान रखोगे प्लस में। आएगा कितना मान? बी आएगा। कितना आएगा? बी। तो माइनस का हो जाएगा वन अपान बी। क्या हो जाएगा? माइनस का वन अपान बी हो जाएगा। अब हमको करना क्या है वो देखिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एन वन ये रहा। ठीक है, एक मिनट। अब क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा एन वन बटे में माइनस यू। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे प्लस का एन वन बटे में आर, बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो आएगा एन टू बटे में आर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो माइनस का एन टू बटे में बी। ये कितना आ जाएगा?
अब इस N2 वाले को इधर ले आओ, किसको करना है, N2 वाले को इधर ले आओ। N2 वाले को जब इधर ले आओगे तो हो जाएगा N2 बटे में दिख रहा है, कट तो नहीं रहा, हाँ ठीक दिख रहा है। N2 बटे में v हो जाएगा, ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, और ये वाली चीज पहले से लिखी थी तो इसको लिख लो माइनस का N1 बटे में u, ठीक है, बराबर, और ये चीज इधर बराबर में पहले से लिखी थी तो हो जाएगा N2 बटे में r। जब ये वाली चीज उधर आएगी, जब ये वाली चीज बराबर के उस साइड जाएगी तो माइनस लगेगा और लिखा जाएगा N1 बटे में r। क्या लिखा जाएगा, N1 बटे में r। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और फार्मूला भी हमारा क्या आता है, यही आता है लगभग। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं इस साइड में, देखिए N2 बटे वी रहेगा माइनस का N1 बटे यू रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम N2 बटे में v रहेगा माइनस N1 बटे में u रहेगा, और बराबर में जब नीचे वाले हर समान होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट या तो जुड़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। यहाँ पे साइन है माइनस का तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो दोनों के दोनों घट जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा N2 माइनस N1 बटे में r। यही है तुम्हारा विकराल फार्मूला, ठीक है। N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर। पहले क्या होता है, v होता है, N2 क्या है, सघन माध्यम का अपूर्णांक, N2 क्या है, सघन माध्यम का अपूर्णांक, N1 क्या है, विरल माध्यम का अपूर्णांक, N1 क्या है, विरल माध्यम का अपूर्णांक, N2 क्या है, सघन माध्यम का अपूर्णांक, कैपिटल आर क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ, सॉरी उत्तल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, आर क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी, v यू क्या है, वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। जब भी इस फार्मूले का प्रयोग करोगे चिन्ह सहित मान रखोगे, क्या करोगे, चिन्ह सहित मान रखोगे, जब भी इस फार्मूले का प्रयोग करोगे तो चिन्ह सहित मान रखोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आएगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो अवतल वाला आता है या फिर उत्तल वाला आता है, ठीक है, या तो अवतल वाला आ जाता है या फिर उत्तल वाला आ जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसकी इसका इंतजार रहता है कि आप कमेंट करेंगे और मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों को पहुंचाऊंगा, आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा, जिससे आप क्या है अपना नॉलेज गेन कर सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। जो इंटर लेवल्स में है बच्चे उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी मैं यहाँ पे टॉपिक करवाऊंगा वो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले होंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या है वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।